रीबर्थ ऑफ डेविल एंजल एपिसोड 4। मैडम मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद चेक करके आया हूँ। उसकी बॉडी को लेके जाते हुए हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ उसे लेके जा रहे थे क्रियाक्रम के लिए। वैसे भी आपने बोला था जिंदा या मुर्दा चाहिए आपको, वो तो अब क्या फर्क पड़ता है वो कैसे मरी, बस आप अपना वादा मत भूलिएगा, मेरा बाकी का कमीशन भी चाहिए। जिस पर मिताली जी एक मक्कारी वाली हंसी चेहरे पे लाते हुए बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारा कमीशन जरूर मिलेगा। आखिर तुमने इतनी बड़ी गुड न्यूज जो दी है मुझे, मैं बाकी का पैसा तुम्हें बाद में देती हूँ। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है और फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है, हाँ 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 आखिर आज तुमसे मेरा पीछा छूट ही गया मिताली, लेकिन अफसोस में तुम्हें और तड़पा नहीं पाए, तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार पाए, बहुत ही आसानी से तुम्हें मौत मिल गई। लेकिन कोई नहीं, तुम ऊपर आराम करो और मैं यहाँ तुम्हारा घर, पैसा, प्रॉपर्टी है उसे संभालूंगी, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सब तुमसे नफरत करेंगे, उन्हें यही लगेगा कि ये सब तुम कर रही हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा तुम तो मर चुकी हो। द मिताली ओब्रॉय मर चुकी है, सॉरी सॉरी मेरी प्यारी बहन अब मर चुकी है, इस खुशी में पार्टी तो बनती है। इतना बोल वो फिर से हंसने लगती है। अब आगे डिनर का टाइम हो चुका था, सभी अपना अपना डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्र अभी यहाँ पे नहीं था, वो बिजनेस ट्रिप पे गया था, साथ ही अयान को भी लेके चला जाता है। अवनी भी अपने कमरे में थी, वो सोने जा ही रही थी कि तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। जिसे देखने के बाद उसके फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है जिसे वो जल्दी छुपा भी लेती है। वो उस मैसेज पर रिप्लाई करके फोन साइड रख के सो जाती है। अगली सुबह अवनी आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे आज कॉलेज भी जाना था और कुछ जरूरी काम भी निपटाने थे। वो रेडी होकर नीचे जाती है जहां पे सब पहले से ही मौजूद थे सिवाय रूही के, क्योंकि वो घोड़े बेच के सो रही थी। अवनी अपना नाश्ता फिनिश कर सबको बाय करके कॉलेज चली जाती है, बाकी सब भी अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। वही कॉलेज में बाहर ही प्रीत और सुहानी अवनी का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद अवनी वहां पहुंचती है और तीनों साथ में ही क्लास में जाते हैं। एज यूजुअल सबकी नजरें उन्हीं पर थी क्योंकि तीनों ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वे सभी को इग्नोर करके क्लास अटेंड करती है। ऐसे लंच टाइम हो जाता है, तीनों कैंटीन में जाते हैं लंच करने के लिए और अपना अपना ले आती है कैंटीन से और एक साइड टेबल में बैठ जाती है। अपना लंच स्टार्ट करती है। प्रीत खाते हुए ही बोलती है, अवनी क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जो तुम्हें लेने आया था कॉलेज? जिसे सुनकर अवनी को खांसी आ जाती है, वो जल्दी पानी पीती है और बोलती है, तुम किसकी बात कर रही हो? जिस पर प्रीत बोलती है, चलो अब इतनी भी भोली मत बनो, बता भी दो कौन था वो जो तुम्हें लेने आया था कॉलेज? सुहानी भी हामी भरते हुए बोलती है, हाँ हाँ बता भी दो अब आखिर कौन था वो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था है वगैरह वगैरह के सवाल। जिससे परेशान होकर अवनी बोलती है, वो मेरा फियोंसी है। क्या दोनों एक साथ बोलती है, जिससे अवनी अपने कान में हाथ रख बोलती है, धीरे इतना क्यों चल्ला रही हो तुम दोनों, कैंटीन में है हम लोग। जिस पर दोनों आजू बाजू देखते हैं जहां पे सब उन्हीं को देख रहे थे। जिसे देख दोनों हल्का मुस्कुरा देती है, फिर अवनी की तरफ देख प्रीत बोलती है, अवनी इसका मतलब तुम एंगेज्ड हो? जिस पर अवनी सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देती है। जैसे देख प्रीत फिर से बोलती है, इतनी जल्दी क्या तुम्हारा लव मैरिज है? जिसे सुनकर सुहानी प्रीत के सर पे मारते हुए बोलती है, अरे बुद्धू लव मैरिज ही होगा तभी तो हमारी अवनी ने इतनी कमिटेड हो गई, तुम बोल भी तो सकती थी, इतने जोर से कौन मारता है वो भी सर पे? प्रीत बोलती है और अपने सर को सहलाने लगती है। फिर दोनों अवनी से सवाल करने लगते हैं, कौन है, क्या काम करता है, कब मिले वगैरह वगैरह। जिस पर अवनी बोलती है, ये लव नहीं अरेंज मैरिज है और वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है और कुछ ना हो तो अब चले क्लास में, लंच टाइम ओवर हो गया है। जिस पर दोनों हाँ में सर हिला के अवनी के साथ क्लास में चले जाते हैं। टाइम स्कीप, सबकी छुट्टी हो गई थी कॉलेज के बाद तीनों प्लान बनाते हैं शॉपिंग की ओर चले जाते हैं मॉल शॉपिंग करने। वो लोग शॉपिंग करने लगते हैं। प्रीत उसे इनरवेयर लेना था इसलिए वो दोनों को बोल के अलग सेशन में चली जाती है शॉपिंग करने, जहां पे इनरवेयर्स का स्टोर था। वो अपने लिए इनरवेयर खरीदती है और पेमेंट कर के स्टोर से बाहर निकलती है। वो अभी अपने शॉपिंग बैग्स लेके जा ही रही थी कि तभी किसी से टकरा जाती है और गिरने को होती है, लेकिन गिर पाती नीचे उससे पहले ही दो मजबूत हाथ उसे पकड़ लेती है और जल्दबाजी में दोनों के लिप्स हल्के टच हो जाते हैं जो दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। प्रीत जल्दी से सॉरी बोल अलग होती है और अपने सामान को उठा के जाने लगती जो नीचे गिर गया था। वो अभी जा ही रही थी कि उससे उस व्यक्ति की आवाज आती है जो बोल रहा था, हेलो मिस आपका सामान रह गया है। इतना बोल वो उठा के प्रीत को दे देता है, जिसे देख प्रीत शर्मा जाती है क्योंकि जल्दबाजी में उसने अपना एक इनरवेयर उठाना ही भूल गई थी जो नीचे गिर गया था। वो थैंक यू बोल के वहां से जल्दी भाग जाती है, जिसे देख वो व्यक्ति भी सिली गर्ल बोल के चला जाता है।
दूसरी तरफ अवनी और सुहानी वो लोग अभी शॉपिंग कर ही रहे थे कि तभी वहां पे शनाया और उसकी चमचिया आ जाती है और अवनी के हाथ में जो ड्रेस थी उसे छीन लेती है। जिसे देख सुहानी को बहुत गुस्सा आता है, वो शनाया के पास जाती है और वो ड्रेस फिर उसके हाथों से छीन लेती है और बोलती है अगर तुम्हें कपड़े लेना ही है तो यहाँ बहुत सारे हैं, वो तुम ले सकती हो, ये हमने पहले लिया है समझी। जिस पर शनाया बोलती है बट तुमने अभी इसकी पेमेंट नहीं की है और ये मुझे पसंद है इसलिए ये मुझे चाहिए, इतना बोल वो ड्रेस को सुहानी के हाथों से छीनने लगती है। डॉट 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 लेकिन सुहानी कहाँ कम थी, वो भी ड्रेस नहीं दे रही थी। एक साइड से शनाया खिंच रही तो दूसरी साइड से सुहानी जी से देख अवनी सुहानी को छुड़ाते हुए बोलती है सुहानी छोड़ दो, वैसे भी ये ड्रेस इतनी खास नहीं है, हम कुछ और देखती है। जिसे सुनकर सुहानी ड्रेस को छोड़ देती है, लेकिन वही शनाया जिसने हाई हिल पहनी हुई थी और ड्रेस को खिंचे जा रही थी, अचानक सुहानी के छूने से शनाया नीचे गिर जाती है। जिसे देख सुहानी बोलती है मुझे पता है तुम गिरी हुई और कितना गिरोगी, अब तुम्हें मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब हम ये ड्रेस नहीं ले रहे हैं तो तुम ले सकती हो। डॉट 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 तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, शनाया गुस्से से बोलती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सुहानी को अवनी लेके जा चुकी थी। शनाया अपने पैर पटकते ही रह जाती है, सॉरी पैर तो पटक ही नहीं सकती क्योंकि अचानक गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाते हैं जिससे उसे चलने में प्रॉब्लम होती है। वो अपनी चमचियों के साथ लगदाते हुए चली जाती है उनका सहारा लेकर। वहीं दूसरी तरफ अवनी और सुहानी जा ही रहे थे कि तभी कोई उनसे टकरा जाता है। जब वे देखते हैं तो वो प्रीत थी जो भागी भागी आ रही थी और दोनों से टकरा जाती है। उसे देख अवनी बोलती है प्रीत तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी भागी भागी क्यों आ रही हो। जिस पर प्रीत बोलती है कुछ नहीं, बस रास्ते में किसी से टकरा गई थी इसलिए। डॉट 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 तो इसमें भागने वाली कौन सी बात है, सुहानी बोलती है। जिस पर अवनी भी हामी भरती है तो प्रीत बोलती है टकराने की वजह से नहीं यार, पता है ना मैं इनवज लेने गई थी लेकिन जब बाहर आ रही थी तब एक हैंडसम लड़के से टकरा गई और चुप हो जाती है। तो सुहानी बोलती और क्या तुम्हें उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया। नहीं यार, मेरे सारे गारमेंट्स नीचे गिर गए थे और जल्दबाजी में मैं एक उठाना ही भूल गई जो मुझे उसने उठा के दिए, इसलिए मैं एम्बेरसमेंट में जल्दी जल्दी में वहां से भाग आया। जिसे सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। प्रीत उन्हें बोलती है हंस लो, अब तुम लोग भी पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में हो। हाँ जिस पर अवनी बोलती है प्रीत क्या वो लड़का हैंडसम था। डॉट 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 प्रीत खोई हुई ही बोलती है हाँ बहुत। जिसे सुन दोनों फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और प्रीत को भी होश आता है उसने फ्लो फलो में क्या बोल दिया। वो फिर बोलती है अरे नहीं ज्यादा कोई खास नहीं था, वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। डॉट 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 जिस पर दोनों साथ में बोलते हैं हाँ हमने यकीन कर लिया है तुम्हारी बातों का, लेकिन उनके फेस कुछ और ही बता रहे थे। जिसे देख प्रीत हल्का गुस्सा होने की नाटक करते हुए बोलती है जाब में नहीं बात कर रही तुम लोगों से, इतना बोल वो आगे जाने लगती है। जिस पर दोनों उसे पीछे से गले लगाते हुए बोलती है सॉरी मेरी जान, तुम तो नाराज हो गई। और फिर ऐसे ही मस्ती मजाक करके तीनों शॉपिंग कर खाते पीते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ओबोरोया मेंशन में आज सभी वहां पे मौजूद थे, दादाजी रुद्र और अयान भी। सभी लोग डिनर करके वही हॉल में बैठे हुए थे। एज यूजुअल हमेशा की तरह रुद्र वहां पे नहीं था, वो हमेशा की तरह अपने पहले प्यार के पीस था, मतलब वही अपने काम में बिजी स्टडी रूम में। बाकी सभी हॉल में ही थे। अवनी भी वही पे थी रूही और सोनम के साथ बैठी हुई, जो उससे सुबह से शाम तक जो भी हुआ वो सब अवनी को बता रहे थे। अवनी भी सुन रही थी। तभी दादाजी बोलते हैं अवनी बेटा हमने तुम्हारी शादी का इनविटेशन क्लोज फैमिली फ्रेंड को दे दिए है, अगर तुम अपनी किसी फ्रेंड्स बुलावा चाहोगी तो तुम बुला सकती हो। ये शादी हमारे पुरानी हवेली में होगा और रुद्र और तुम्हारे कहे मुताबिक कोई मीडिया नहीं आएगी। जिस पर अवनी बोलती है ओके दादाजी, मुझे मरी कुछ फ्रेंड को इनवाइट करना है तो मैं उन्हें बोल दूंगी और कोई नहीं है। डॉट 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 तभी रूही बीच में ही बोलती है दादू आप पुरानी हवेली में शादी करवाएंगे, वहां तो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, रात को वहां पे मुझे डर लगता है। जिसे सुनकर सोनम बीच में ही बोलती है तू भी ना रूही कितनी डरपोक है, वो हवेली कितनी बड़ी और खूबसूरत है, वो भी तो देख, वहां पे हम बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी ले सकते हैं, वहां का व्यू कितना अच्छा है। जिसे सुन रूही बच्चों की तरह बोलती है मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, मैं भी जाऊंगी और बहुत सी फोटोज खिंचवाओगी जो सबसे भी अच्छी होगी है ना दादू। उसकी बातें सुनकर सबको हंसी आ जाती है।
जिस पर दादाजी बोलते हैं हाँ हाँ मेरी लाडो तुम्हारी तस्वीर सबसे अच्छी होगी। वैसे भी वो हवेली गए बहुत दिन हो गए हैं, पता वहाँ पे बहुत सी यादें जुड़ी हुई है हमारी। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी और मेरी शादी वहीं पे हुई थी, तब वो हवेली ही एक मेरे पास थी। तब इतना सब कुछ नहीं था हमारे पास। तुम्हारे डैड चाचू और बुआ तीनों की बचपन वही गुजरा था, लेकिन जैसे जैसे सब बड़े हुए शहर की तरफ आ गए और फिर यहाँ पे हमने अपनी ओब्रॉय इंडस्ट्री स्टार्ट की जिसे तुम्हारे डैड और चाचू आगे बढ़ाया। लेकिन आज ओब्रॉय इंडस्ट्री की पोजीशन जहां पे है उसे नंबर 1 बनाया रुद्र ने है। तुम्हारी दादी का सपना था कि रुद्र की शादी उसी हवेली में हो, इसलिए हम चाहते हैं कि रुद्र और अवनी की शादी उसी हवेली में हो। ये सब बोलते हुए दादाजी थोड़े इमोशनल हो गए थे अपने पुराने दिन को याद करके, जिसे देख अवनी उनका मन भटकाते हुए बोलती है दादू हम कब जा रहे हैं वहां पे, वैसे तैयारी भी करनी होगी। अवनी की बात सुनकर सभी दादाजी को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। दादाजी बोलते हैं हम सब पहले ही चलेंगे शादी से ताकि तुम सब भी घूम सको, फिर शादी में बिजी हो जाओगे तो घूमने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हम परसों के दिन निकलेंगे पुरानी हवेली के लिए। जिसे सुनकर एक जोर की आवाज आती है एंट्रेंस की ओर से, नहीं आए। सभी लोग एंट्रेंस की ओर देखते हैं जहां पे अयान के ही उम्र का लड़का खड़ा था। वो लड़का आगे बोलता है मेरे बिना ही आप सब जा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब सुमन जी उस लड़के को देखती है तो वो अपनी सीट से उठ उस लड़के के पास जाती है और उसके कान मरोती है, जिससे लज्जत का चिल्लाने लगता है और बोलता है मोम ये आप क्या कर रही हो, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और आप मुझे मारने में तुली हुई है। जिसे सुनकर सुमन जी बोलती है अच्छा अभी तुझे याद आए कि तेरी एक माँ भी है, कहा था तू बोल 2 दिन से इतना बोल। वो और जोर से उस लड़के की कान मरोती है। वो लड़का कराहते हुए बोलता है मोम में दोस्त के घर पे था। जिस पर सुमन जी बोलती है ... तो क्यों आया है यहाँ पे, जा वहीं पे रहना, तेरा तो घर ही नहीं है ... नो नो मोम वो लोग जबरदस्ती ले गए थे, सॉरी ना अब नहीं होगा प्लीज छोड़ दो। दादू आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। जिस पर दादाजी बोलते हैं मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि तुम्हारी ही गलती है। कौन बोला था तुम्हें दोस्तों के साथ जाने को। उस लड़के की हालत देख सबको हंसी आ जाती है और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी रूही बोलता है चाची जी अब छोड़ भी दीजिए रोहन भाई का कान, अगर आपके मोड़ने से उनका कान टूट गया तो क्या करेंगे बेचारे, बिना कान के ही फोटो खिंचाना होगा। आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये रोहन है, ये है हमारी कहानी के एक और नए किरदार रोहन ओब्रॉय सुमन जी के बेटे जो है अयान की ही उम्र के। बाकी कहानी में पता चल जाएगा इनके बारे में। जिसे सुनकर रोहन फिर से चिल्लाता है नहीं आई मोम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, एक दिन लेट आने की वजह से आप मुझ में मेरी हैंडसमनेस छीनना चाहती है, कितना अजीब लगूंगा मैं बिना कान के, फिर कौन करेगा मुझसे शादी। आपको आपके पोते की कसम है मोम छोड़िए मेरा कान, नहीं तो वो कभी नहीं आएगा। सुमन जी बोलती है तू मेरे पोते को बीच में लाएगा, बेचारा जो अभी आया ही नहीं है। और रोहन का कान मोती है तो रोहन बोलता है मोम मेरा कान नहीं रहा तो मुझसे शादी कौन करेगा, शादी नहीं होगी तो आपके पोते कहाँ से आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए अब पक्का अगली बार ऐसा नहीं होगा। इतना बोल वो बेचारा सा मुंह बनाता है। जिसे देखकर दादाजी बोलते हैं बहू अब छोड़ भी दो, बेचारे का कान भी लाल हो गया है, अब बोल रहा है ना आगे से ऐसा नहीं करेगा। दादाजी बात सुनकर सुमन दजी रोहन का कान छोड़ देती है। बेचारा अपना कान को मलने लगता है जो मोड़ने की वजह से एकदम लाल हो गए थे। रोहन दादाजी के पास आके उन्हें गले लगाते हुए बोलता है दादू आप बेस्ट हो, मुझे पता था आप मुझे जरूर बचाओगे। तभी बीच में ही रूही बोलती है रोहन भाई मैंने भी आपके कान को छूने के लिए बोला था, इसलिए आपको मुझे अपने साथ शॉपिंग में लेके जाना होगा और सारी पेमेंट भी आपको देनी होगी। जिस पर रोहन बोलता है लगता है तुमने मेरी जेब खाली करने का प्लान बना लिया है। लेकिन फिर रूही का बेचारा सा फेस देखता है जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। जिसे देख वो बोलता है ओके रूह में तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा लेकिन तुम ज्यादा शॉपिंग नहीं करोगी। जिस पर रूही बोलती है ओके रोहन भाई मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी। जिस पर रोहन को यकीन नहीं होता है लेकिन फिर भी हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में जहां पे एक आदमी मशीनों के बीच में घिरा हुआ था और कमरे के बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे, तभी वहां पे मिताली जा आती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। जिसे देख बॉडीगार्ड्स उन्हें रोकते हुए बोलते हैं सॉरी मैम लेकिन आप नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर है कि किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। जिसे सुनकर मिताली जी आग बबूला हो जाती है लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती थी जो उन्हें भारी पड़े, इसलिए वो वहां से चली जाती है और कार में बैठ खुद से ही बोलती है मुझे कैसे भी करके अंदर जानी होगा, नहीं तो अगर उसे होश आ गया तो मेरे सारे प्लेन्स में पानी फिर जाएगा।
दूसरे दिन सभी जल्दी जल्दी उठते हैं और ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग का प्लान बनाते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए सब मॉल जाने की तैयारी करते हैं। अवनी ने अपनी दोनों दोस्तों को भी मॉल आने को बोल दी थी। कुछ देर बाद सभी मॉल के लिए निकल जाते हैं। रोहन कार ड्राइव कर रहा था और सोनम फ्रंट वाली सीट में बैठी थी और अवनी और रूही दोनों पीछे बैठे थे। लगभग 20-25 मिनट में वो लोग मॉल पहुंचते हैं। प्रीत और सुहानी भी वहां पहुंच गए थे और अवनी का वेट ही कर रहे थे। अवनी के आते ही सब मॉल के अंदर चले जाते हैं। अवनी ने सबका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया था। सभी लोग हंसी खुशी मिलके शॉपिंग करने लगते हैं, लेकिन हमारे रोहन बाबू का तो ध्यान बार बार सुहानी पे जा रहा था, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है जहां पे रूही अपने कहे मुताबिक शॉपिंग किए जा रही थी, जिसे देख रोहन उसे बार बार बोल रहा था बस कर, कितना लेगी, ये सब तेरे पास है। लेकिन हमारी रूही कहाँ सुनने वाली है, वो तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ड्रेस पे ड्रेस लिए जा रही थी। बेचारा रोहन हार मान के उसे बोलना ही छोड़ देता है और खुद भी अपने लिए सामान देखने लगता है। शॉपिंग करते हुए उनको बहुत टाइम हो जाता है। सभी को भूख लगने लगती है, इसलिए सभी मॉल के ही रेस्टोरेंट में खाने का डिसाइड करते हैं और अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद सभी मॉल के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और अपना अपना डिश ऑर्डर करते हैं। लड़कियां सभी बातों में लगी रहती है। बेचारा रोहन अकेले बोर हो रहा था, इसलिए वो अपना फोन निकाल के एक मैसेज करता है। उसके मैसेज करने के तुरंत ही बाद रिप्लाई आता है, जीस मैं लिखा था मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। जिसे देख रोहन मोबाइल साइड में रख देता है और अपनी चोर भरी नजरों से सुहानी को देखने लगता है, जो अपनी ही बातों में मगन थी और खिलखिला के हंस रही थी। जिस पे रोहन बाबू खोसे रहे थे वो अभी खोया हुआ ही था कि तभी उसका फोन रीड करता है, जिस पे अयान शो हो रहा था। रोहन कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती अयान का आवाज आता है, कहाँ पे हो ब्रो, मैं पहुंच गया हूँ। जिस पर रोहन बोलता मैं मॉल के ही रेस्टोरेंट में हूँ, तू कहाँ पे है। दूसरी तरफ से अयान बोलता है नीचे। जिस पर रोहन बोलता है रुको मैं आता हूँ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। तभी सोनम की आवाज आती है जो बोल रही थी शिका कॉल था। तो रोहन बोलता है वो मैं बोर हो रहा था, इसलिए अयान को यहाँ पे बुला लिया क्योंकि तुम 5 लड़कियां हो और मैं अकेला लड़का हूँ। जिस पर सभी लड़कियां हंसने लगती है क्योंकि रोहन की बात भी सही थी। रोहन अयान को लेने जाने का बोल चला जाता है। अयान के आते ही रूही भाग के जाती है और अयान के गले लग के बोलती है, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। वही प्रीत और सुहानी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है अयान के लिए भाई सुनकर। वो दोनों अवनी से बोलती है, अवनी रूही तो तुम्हारी नमद है ना, तो फिर ये अयान ओब्रोया को भाई क्यों बोल रही है, क्योंकि वो अयान की बहन है क्या। दोनों एक साथ बोलती है, जिस पर सभी उनको ही देखने लगते हैं। अवनी उन्हें चुप करवा के बोलती है, मैं तुम दोनों को सब कुछ डिटेल में बता दूंगी कल, लेकिन अभी खा ले है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। जिस पर दोनों सहमत हो जाते हैं। सभी मस्ती मजाक करते हुए ही अपना डिश खत्म करते हैं। खाने के बाद रोहन बोलता है, गाइस क्यों ना सब क्लब चले, वैसे भी कल तो हमें निकलना है, तो क्यों ना आज पार्टी करते हैं क्लब में। जिस पर अयान भी सहमत होते हुए बोलता है, हाँ हाँ चलो चलते हैं। अवनी का मन तो नहीं था, लेकिन सबके बार बार कहने पे वो भी रेडी हो जाती है क्लब जाने के लिए। रात हो जाती है। सब लोग वहां के एक मशहूर नाइट क्लब में जाते हैं। अंदर घुसते ही रोहन और अयान सीधे डांस फ्लोर पर डांस करने चले जाते हैं। वही लड़कियां बार काउंटर पर बैठी होती हैं। उनमें से कोई ड्रिंक भी ऑर्डर नहीं करता क्योंकि अवनी ने मना कर दिया सभी को, बस ऑरेंज जूस ही मंगवाते हैं। सोनम और रूही जब उन्होंने अपने भाइयों को डांस फ्लोर पे एंजॉय करते देखा तो वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं और दोनों चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुहानी और प्रीत भी चली जाती है डांस फ्लोर पे, लेकिन अवनी को ये सब बहुत ही बोर लग रहा था, इसलिए वो साइड में बैठ अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिस पर अवनी बोलती है, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए और उनका ध्यान रखना, अभी वो बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। उसका ध्यान नहीं रहता और वो बिना देखे ही अल्कोहल पी लेती है, जिसका टेस्ट उसे बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन फिर इग्नोर कर देती है और पूरा ड्रिंक पी लेती है। तभी अवनी का फोन बजता है, लेकिन उसे स्क्रीन में नाम सही से दिख नहीं रहा था, उसे ब्लर लग रहा था। वो बार बार अपना सर हिलाती है और फिर से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता तो वो कॉल पिक करती है और बोलती का कौन है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ आवाज नहीं आती। जिस पर अवनी अपनी लखताती हुई आवाज में बोलती है, अरे कौन हो आप, बताओगे या गोगे हो। कुछ देर बाद फोन की दूसरी तरफ से एक रोबदार आवाज आती है, तुम कहाँ पे हो, अपना एड्रेस दो। जिस पर अवनी को एड्रेस देना पड़ता है क्योंकि उसे रुद्र के रोबदार आवाज से उसे पहचान गई थी, लेकिन अब उसे थोड़ा डर भी लग रहा था।
अवनी को अब अपना सर भारी भीरी लगने लगता है, उसे हल्के चक्कर आने लगते हैं। जब वो गिरने को हेती है तो कोई उसे पकड़ लेता है। अवनी जब देखती है कि कौन है तो सामने उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, लेकिन अवनी को याद नहीं आता तो वो बोलती है कि कौन हो तुम। तो सामने से एक लड़के की आवाज आती है जो उसके करीब आते हुए बोलता है, बेबी सॉरी, मैं हूँ तुम्हारा राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो और एक चांस दे दो। दी हाँ, ये कोई और नहीं अवनी का एक्स बॉयफ्रेंड राहुल था। अवनी राहुल को धक्का देती है और खुद से दूर करती है और वहां से जाने लगती, लेकिन राहुल फिर उसके पीछे आने लगता है और उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, जिस पर अवनी वही कॉरिडोर में रखा फ्लावर पॉट उठा के उसके सर पे मार देती है, जिससे राहुल के सर से खून निकलने लग जाता है। अवनी जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और डोर लॉक कर देती है। वही राहुल अपने सर पे हाथ रख बार बार डोर खटखटाता है और खोलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ क्लब के अंदर रुद्र आ चुका था। जैसे ही वो एंटर करता है क्लब में सभी की निगाहें उसी पे थी, लेकिन वो किसी को भी नहीं देखता है। वो सीधे अंदर जाता है और अपने असिस्टेंट रोनित को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। कुछ ही देर में पूरा क्लब खाली था और सभी अपना सर झुका के वही खड़े थे। उनके फेस पे डर भी था, इसलिए चुपचाप खड़े थे। तभी उनके कैनों में रुद्र की रोबदार आवाज आती, अवनी कहाँ पे है, जिस पर सभी को ध्यान आता है कि अवनी वहां पे मिसी है। तो सभी परेशान हो जाते हैं। रोहन और अयान को अब और भी डर लगने लगा था। अयान डरते हुए बोलता है, भाई अवनी अभी यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वह अभी इतना ही बोला था कि तभी रोनित उनके पास आते हुए बोलता है, बॉस मैडम वॉशरूम में खुद को लॉक कर ली है। फिर बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए जहाँ पे दो बॉडीगार्ड राहुल को पके हुए थे बोलता है, बॉस ये मैडम को परेशान कर रहा था, इसका क्या करना है। तो रुद्र बोलता है, इसे वहीं पे ले जाओ। जिसे सुनकर रोनित बॉडीगार्ड को इशारा करता है ले जाने के लिए। रुद्र वहां से उठ के वॉशरूम के पास जाता है जहां पे अवनी रुद्र को लॉक करके रखी थी। रुद्र उसे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन अवनी नहीं खोलती। रुद्र के बार बार कहने पे जब उसे यकीन हो जाता है कि यह सच में रुद्र है तो वो डोर खोल देती है वॉशरूम का और लखाते हुए बाहर आती है, जिस पर रुद्र जल्दी से आके उसे पकड़ लेता है और अवनी को अपनी बाहों में उठ लेता है और उसे लेके जाते हुए एक बार रोहन और अयान की तरफ देखते हुए बोलता है, कल सुबह सभी मुझे घर पे मौजूद चाहिए। जिसे सुन सभी को डर लगने लगता है कि वो क्या जवाब देंगे, कल पक्का उनकी क्लास लगने वाली है। रुद्र रोनित को इंस्ट्रक्शन देता है और अवनी को लेके चला जाता है। रोनित सभी को घर भेजता है। प्रीत और सुहानी को भी घर तक छोड़ने के लिए बॉडीगार्ड को बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कार में माहौल ही कुछ अलग था। रुद्र और अवनी पीछे सीट पे बैठे हुए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। अवनी को नशा होने लगता है ड्रिंक की वजह से, इसलिए वो बार बार रुद्र के करीब जाने लगती है। कभी उसके फेस को टच करती तो कभी रुद्र के लिप्स को, जिससे रुद्र का खुद से कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन वो खुद को काबू करता है और अवनी को साइड में बिठाता है जो उसके गोद में बैठी हुई थी। लेकिन कहाँ अवनी सुनने वाली थी, उससे तो कुछ होश ही नहीं था। वो फिर से रुद्र के गोद में बैठ जाती है, जिसे देख रुद्र कार का पार्टीशन ऑन कर देता है और अवनी को समझाते हुए बोलता है, अवनी अभी तुम्हें होश नहीं है, इसलिए तुम शांत रहो वरना फिर सुबह तुम्हें ही रिग्रेट होगा, तब मुझे ब्लेम मत करना। रुद्र अवनी को समझाते हुए बोलता है, लेकिन अवनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा अवनी और रुद्र के करीब आ जाती है। वो रुद्र का कॉलर पकड़ अपने करीब करती है। दोनों बेहद ही करीब थे। रुद्र को भी होश नहीं था। वो आगे बढ़ता कि तभी कार रुकती है और ड्राइवर की आवाज आती है जो बोल रहा था कि वो विला पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज सुनकर रुद्र को होश आता है। वो अवनी से थोड़ा दूर होता है और फिर कार से बाहर निकल अवनी को गोद में लेके अंदर जाता है विला के, क्योंकि अवनी बार बार उसे गोद में लेके जाने की जिद कर रही थी। इसलिए रुद्र अवनी को लेके सीधे उसके रूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे से बाहर आता अवनी भी उसके पीछे पीछे आने लगती, जिससे रुद्र थक हार कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और एक साइड आराम से सोने को बोलता है। अगली सुबह जब अवनी की आंखें खुलती है तो उसके सर पे दर्द होता है। वो उठने को होती है लेकिन उठ ही नहीं पाती। जब वो अपनी पूरी आंखें खोल के देखती है तो वो खुद को रुद्र के कमरे में पाती है और सोचती है आखिर वो रुद्र के कमरे में आए कैसे। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो जब अपने बाजू में देखती है तो उसे और झटका लगता है, क्योंकि रुद्र के अपर बॉडी एकदम शटलेस था, जिससे उसके परफेक्ट बॉडी रिवील हो रहा था। ये देख अवनी को झटका लगता है। वो खुद को देखती है तो उसके कपड़े अलग थे, जो उसने कल पहने थे वो ये नहीं थे और उसे अपने पैरों में द्रव महसूस होता है। वो अपने मन में कुछ सोचकर फिर रोने लगती है, जिससे रुद्र की नींद भी खुल जाती है। वो उठता है और बेड पे बैठ के बोलता है, अब क्या हुआ, तुम्हें इतनी सुबह सुबह रो क्यों रही हो। जिस पर अवनी रोते हुए बोलती है, ए तुमने मेरे साथ फिर से ये सब किया। वो आगे और कुछ बोलती कि तभी रुद्र बीच में ही बोलता है, ये क्या तुम कुछ भी बोले जा रही हो, लगता है कल का नशा अभी तक उतरा नहीं है तुम्हारा।
जिस पर अवनी बोलती है मैं कुछ भी नहीं बक रही हूँ, तुम शर्टलेस हो और मेरे कपड़े भी अलग है, ये ड्रेस कल मैंने नहीं पहना था समझे, और मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, इसका मैं क्या मतलब समझूं, तुमने मेरा हाथ क्यों बांधा है, अवनी बिना रुके बोले जा रही थी। तभी रुद्र उसे चुप करवाते हुए बोलता है क्या तुम एकदम श्योर हो या फिर मुझे उकसा रही हो, जो नहीं हुआ उसके लिए इतना बोल रुद्र अवनी के करीब आ जाता है, जिससे अवनी की तो बोलती ही बंद हो जाती है, वो एकदम चुप हो जाती है और फिर कुछ देर बाद बोलती है क्या सच में कुछ नहीं हुआ था कल, जिस पर रुद्र उसे हाँ बोलता है, तो अवनी बोलती है तो फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है, जिस पर रुद्र उसे बोलता है तुम्हारे लशर की वजह से, जिसे सुन अवनी एकदम चौंक जाती है। रुद्र उसे बीती रात के बारे में बताता है। फ्लैशबैक, जब रुद्र अवनी को एक साइड सोने का बोलता है तो अवनी उसकी बात ही नहीं सुनती और बार बार उसके पास ही आ जाती। रुद्र उसे दूर कर रहा था लेकिन अवनी सुन ही नहीं रही थी। फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोलती है मुझे गर्मी लग रही है। रुद्र उसे समझाता है लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती, तो रुद्र उसे वॉशरूम के लेके जाता है और ठंडे पानी से शावर लेने को बोलता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। कुछ देर में रू से अवनी की चीख सुनाई देता है तो वो अंदर जाके देखता है कि अवनी डोर के पास नीचे गिरी हुई है। देख रुद्र जल्दी से अवनी के पास जाके उसे अच्छे से गोद में उठाता है और बेड पे अच्छे से लेटा देता है, लेकिन अवनी बार बार हिलती डुलती उसके पास ही आ जाती। रात भी बहुत हो गई थी, रुद्र को कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी शर्ट से ही अवनी के दोनों हाथ बांध देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता तो वो हार मान के सो जाता है। लेकिन अवनी ने शायद कसम खा ली थी कि आज वो रुद्र को सोने नहीं देगी, इसलिए बेचारा के सोए हुए कुछ ही देर हुआ था कि अवनी अपना रोना धोना करके उसे उठा देती है। फ्लैशबैक एंड। रुद्र की बात सुनकर अब अवनी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो बात पलटते हुए बोलती है मेरा हाथ खोलो, जिस पर रुद्र अवनी का हाथ खोल देता है। अवनी जल्दी से भागने लगती है, वो डोर के पास रुक के बोलती है थैंक यू एंड सॉरी, इतना बोल वो भाग जाती है, जिसे देख रुद्र के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वही अवनी खुद को कोसते हुए अपने कमरे में जाती है और खुद से ही बोलती है क्या जरूरत थी तुझे ये सब बोलने की, पहले अच्छे से चेक कर लेती। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो फिर से सो जाती है रुद्र की नींद हराम करके। सुबह के 9:30 बजे रुद्र और बाकी सभी बड़े बैठे हुए थे सोफे पे, वही सभी बच्चे अपना सर नीचे झुका के खड़े थे। तभी रुद्र अपने एरोगेंट वॉइस में बोलता है तो सफाई देनी है तुम लोगों को कल के बारे में, जिससे सुनकर रूही सबसे पहले बोलती है मुझे ना अयान भाई और रोहन भाई लेके गए थे, जिस पर सोनम बोलती है हाँ भाई हमें क्लब लेके रोहन भाई और अयान भाई ही गए थे। दोनों की बात सुनकर अयान जल्दी से अपना बचाव कर बोलता है भाई ये आइडिया रोहन का ही था, उसने ही मुझे कॉल करके बुलाया था। अयान की बात भी सही थी, रोहन ने ही उससे बुलाया था, एंजॉय तो सब ने किया लेकिन फर्स्ट वो अकेला गया था। रुद्र रोहन को बोलता है अब से तुम भी कंपनी में काम करोगे, अयान के साथ रेडी रहना, इतना बोल रुद्र चला जाता है। रोहन बोलना तो चाह रहा था लेकिन रुद्र तब तक जा चुका था। रोहन अपनी दादू की तरफ देखता है हेल्प के लिए, लेकिन वो चले जाते हैं ये बोलकर कि तुम्हें किसने बोला था रात को सबको क्लब लेके जाने को। रोहन अपनी मॉम को बोलता है मॉम प्लीज रुद्र भाई को समझाओ ना, मैं अभी छोटा हूँ, ये काम वाम मुझसे नहीं होगा। जिस पर सुमन जी बोलती है अच्छा अभी तू छोटा हो गया है लेकिन बिना पूछे क्लब जाने में तब बड़ा बन जाता है, वैसे भी तेरे पास बहुत फ्री वक्त है ना, तो जा काम ही सीख ले, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, इतना बोल वो भी चली जाती है। बेचारा रोहन वही खड़ा रह जाता है। सभी अपने अपने कामों में बिजी हो जीते हैं। कल शाम को सभी को निकलना था पुरानी हवेली के लिए जो राजस्थान में है। रात का वक्त सभी डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने, क्योंकि कल जाना भी था इसलिए। अगली सुबह सभी जल्दी उठ जाते हैं और अपनी बची कुची पैकिंग कंप्लीट करते हैं। अवनी भी अपनी दोनों सहेलियों को बुला लेती है, वो सब साथ ही निकलने वाले थे। सुहानी और प्रीत दोपहर तक आने वाले थे। ऐसे ही सभी बिजी हो जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, शाम हो चुका था। सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंच सभी प्लेन में अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद सभी राजस्थान पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही कार रेडी था उनके हवेली जाने के लिए। एक कार सभी बड़े पहले ही निकल जाते हैं, बाकी बचे दूसरे कार में आते हैं। रोहन, अवनी, सुहान, प्रीत एक कार में आते हैं और दूसरी कार में अयान, रूही और सोनम आते हैं। रुद्र नहीं आया था क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट काम था, वो बाद में ही आने वाला था। रात हो गया था, सभी को भूख भी लग रही थी। रोहन ड्राइवर को कार एक रेस्टोरेंट में रोकने को बोलता है, जिस पर ड्राइवर बोलता है साहब यहाँ पे तो अभी कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, आप कहे तो ढाबे पे कार रोक देता हूँ जो कुछ ही दूरी पे है। जिस पर अवनी ड्राइवर को कार ढाबे पे ही रोकने को बोलती है।
ड्राइवर कार एक ढाबे पे रोकता है। अवनी, सुहानी और प्रीत कार से निकल जाते हैं। उनके पीछे आ रही कार जिन पे अयान, रूही और सोनम बैठे हुए थे वो भी रुक जाती है और तीनों भी बाहर आते हैं। उन्हें पहले ही बोल दिया गया था कि आगे कार एक ढाबे पे रुकेगी। सभी अंदर जाके है ढाबे पे खाने के लिए। अवनी ड्राइवर और बॉडीगार्ड जो पीछे आ रहे थे उनको को भी खाने को बोल देती है। पहले तो मना करते हैं लेकिन बार बार कहने पर वो भी रेडी हो जाते हैं। ड्राइवर वो लोग दूसरी ओर चले जाते हैं लेकिन उनके आसपास ही रहते हैं। दूरी बना के सेफ्टी के लिए सभी वहां के टेबल पे बैठ जाते हैं जो लकड़ी का बना हुआ। रोहन सबसे पहले अपनी मोम को इन्फॉर्म कर देता है कि वो लोग ढाबे पे रुके हैं, खा के आएंगे तो वेट ना करे। इतने सारे लोगों को देख पहले तो ढाबे का मालिक घबरा जाता है क्योंकि पहले बॉडीगार्ड्स जो काले कपड़े पहने थे वो आ गए थे चेक करने के लिए, जिससे ढाबे के मालिक को पता चल जाता है कि ये लोग कोई बड़े घर के बच्चे हैं। ढाबे का मालिक बड़े ही इज्जत से पूछता है कि वो क्या उनके लिए ला सकता है। जिस पर रोहन बोलता है आप सभी डिशेज ले आइए जो आपके पास है। जिसे सुनकर ढाबे का मालिक पहले चौंक जाता है लेकिन फिर सभी डिशेज ले आता है। सभी लोग ढाबे में खाने के बाद निकल जाते हैं हवेली के लिए। रात भी काफी हो गई थी, सभी सफर की वजह से थक गए थे, इसलिए जब वो हवेली में पहुंचते हैं तो सीधे सोने चले जाते हैं। हवेली बहुत बड़ी थी और कमरे भी बड़े बड़े थे। अवनी, सुहानी और प्रीत एक ही कमरे में सो जाते और रूही, सोम एक कमरे में और रोहन, अयान एक कमरे में। क्योंकि रात बहुत हो गई थी इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि कल वो अपना अपना कमरा चुनेंगे, आज ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब अवनी की नींद खुलती है तो उसे अपने ऊपर भार महसूस होता है। जब वो अपनी आंखें खोल देखती है तो उसकी दोनों सहेलियां एक हाथ तो दूसरी पैर उस पे लाद के सोए हुए हैं। जिसे देख अवनी बोलती है ये दोनों भी ना इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी बच्चों की तरह सोती है। फिर उठ के अपने कपड़े लेके फ्रेश होने चली जाती है क्योंकि तीनों को नहाना था और टाइम लगता रेडी होने में, इसलिए अवनी दोनों सोने देती है। पहले खुद नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो नहा के आती है और सुहानी और प्रीत को उठाते हुए बोलती है सुहानी, प्रीत जल्दी से उठ जाओ, दोनों को नहाना भी है बारी बारी। अवनी की बात सुनकर दोनों उठ जाती है और बोलती है अवनी यार इतनी सुबह कौन उठता है, देखो अभी तो उजाला भी नहीं हुआ है। जिस पर अवनी बोलती है अच्छा सारे पर्दे लगे रहेंगे तो उजाला कहाँ से आएगा। इतना बोल वो खिड़की से पर्दे को साइड करती है जहाँ पे हल्के हल्के सूरज की रोशनी आ रही थी। जिसे देख सुहानी बोलती है प्रीत जा तू पहले नहा ले, बाद में मैं नहाऊंगी। इतना बोल वो फिर सो जाती है। जिसे देख प्रीत और सुहानी दोनों अपना सरबा हिला देते हैं। प्रीत भी फ्रेश होने चली जाती है। 10 बज रहे होंगे, सभी रेडी होके नीचे डाइनिंग एरिया में बैठ हुए थे। हवेली बहुत बड़ी थी, नौकर भी रखे गए थे हवेली की देखभाल करने के लिए। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे बातें करते हुए। तभी कोहन बोलता है दादू आपने कहा था पहले आपके पास कुछ नहीं था, तो ये इतनी बड़ी हवेली कैसे आया आपके पास। रोहन की बात में अयान भी सहमत होते हुए बोलता है हाँ हाँ दादू ये बात तो मुझे भी जाननी है। जिस पर दादाजी बोलते हैं ऐसा नहीं था कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे जो पिताजी थे वो यहाँ के हुकुमसा थे। तभी बीच में ही अयान बोलता है तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके पास कुछ नहीं था। तो दादाजी बोलते हैं तुम बोलने दो तब ना बोलूं। जिस पर रोहन बोलता है आप बोले दादू। दादाजी कुछ देर चुप रहकर बोलना स्टार्ट करते हैं मेरे पिताजी का रणविजय सिंह राठौर था और मेरी माँ का नाम रुक्मणी सिंह राठौर। दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते थे, सब अच्छा चल रहा था। जब मैं 20 साल का था तब पिताजी ने मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। वहां पे मेरी मुलाकात तुम्हारी दादी से हुई और हमारी फ्रेंडशिप भी धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मुझे और गौरी रुद्र के दादी जी का नाम को एक दूसरे से प्यार हो गया। गौरी के फैमिली अमेरिका में ही सेटल हो गए थे, तब उन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। गौरी के पिता ने शादी के लिए मना कर दिए, तब गौरी ने उनके खिलाफ जाके मुझसे शादी कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था को मैं गौरी को अपने साथ यहाँ राजस्थान ले आया। लेकिन यहाँ पे मेरे पिताजी ने मेरी शादी अपने बचपन के दोस्त की बेटी के साथ फिक्स कर दी थी। जब उन्हें पता चला कि मैंने गौरी से शादी कर ली है तो तब उन्होंने गौरी और फैमिली में से किसी एक को चुनने को कहा। तब मैंने गौरी का साथ चुना क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता था और गौरी ने मेरे लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी की थी, तो मैं उसका साथ कैसे तोड़ता। इसलिए मेरे पिता ने मुझे वहां से जाने को बोल दिया और उनका सरनेम भी लगाने से मना कर दिया। तब मेरे नाना जी हमारे साथ थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये हवेली भी उन्हीं ने दिया था, मैंने मना और गौरी ने भी किया था। लेकिन फिर उन्होंने अपनी कसम देके बोला कि ये उनका आशीर्वाद समझ के रख ले। इतनी बड़ी फैमिली में एक नाना जी ने ही आए हमें सजा हमारे प्यार को, और ये ओब्रोय भी उन्हीं का सरनेम है। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं और थोड़े इमोशनल भी। टू बी कंटिन्यूड।